उस मंजर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम की कुछ फुटेज है जो आपको उस समय के मंजर को महसूस करा सकती है। भूखमरी इतनी ज्यादा थी कि लोग अपनी भूख मिटाने के लिए वृक्षों की छाल तक खाने को मजबूर हो गए थे। घरों में अनाज देखने के लिए भी नहीं बचा था। कई लोग तो भूख की वजह से इस जिंदगी की जंग को हार गए थे। भूख की मार ने हर घर के चूल्हे को सुनसान कर दिया था। हर तरफ भूख से बिलखती और तड़पती जिंदगी थी। भूख की मार ने लोगों के शरीर को इस हद तक चूस लिया था कि कमजोरी की वजह से लोगों में उठने बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत होती थी। लोगों ने उठने के लिए अपने घर के आंगन में ही लठ गाड़ लिए थे, जिसके सहारे वो उठ पाते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतिहास में पीछे जाकर छपनिया अकाल के उस खौफनाक मंजर को देखते हैं। आखिर कैसे इस भयानक अकाल ने लोगों को भूखमरी की आग में मरने को मजबूर कर दिया था। जब हम हमारे पूर्वजों की जिंदगी को देखते हैं तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि उन लोगों ने ऐसी भी जिंदगी देखी थी जब लोग भूख की वजह से तड़प तड़प कर मर गए थे। साल 1899 ऐसा ही एक भयानक साल था। इस समय राजस्थान सबसे भयंकर अकाल की चपेट में आ चुका था। यह साल विक्रम संवत के साल 1956 में आया था। इस वजह से इसे लोक भाषा में छपनिया अकाल के रूप में भी जाना जाता है। अंग्रेजों के गजेटियर में यह अकाल द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज है। छपनिया अकाल ने सबसे ज्यादा राजस्थान में तांडव मचाया। उसके बाद गुजरात, पंजाब, मध्य भारत के क्षेत्र को भी चपेट में ले लिया था। यह अकाल की एक ऐसी आंधी थी जिसकी वजह से चारों तरफ सूखे ने घेर लिया था। लोग बादलों की तरफ देखते रहे, लेकिन उस तपती रेत में भला बादल कहाँ रहम करने वाले थे। साल 1899 में उत्तर भारत में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। उस समय राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में बारिश ही लोगों का एकमात्र स्रोत था। बिना बारिश के ना तो अनाज पैदा हुआ और ना ही पशुओं के लिए चारा। बिना बरसात के तालाब और कुंड पूरी तरह से सूख चुके थे। आलम यह था कि लोगों के लिए पानी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। राजस्थान के कुछ सूखे इलाकों में तो लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं बचा था। पीने का पानी न होने के कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत होने लगी। इस अकाल की वजह से अनाज, जल और पशुओं के लिए चारा तीनों पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। सूखे की मार झेलता राजस्थान और ऊपर से ये कड़ाके की गर्मी लोगों को जीते जी मार रही थी। मरुस्थल के 50 से 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भूख और प्यास से पलायन करते कई लोग तो रास्ते में ही मारे गए थे। इस समय अनाज की कितनी अहमियत थी ये उस समय के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। अनाज की किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों के घर स्टॉक में छुपा रखे अनाज की चोरियां होने लगी। भूख की मार इतनी ज्यादा थी कि कुछ जगह लोगों ने अपने बच्चे बेचकर उसके बदले अनाज लेने को मजबूर हो गए थे। भूख की आग में रिश्ते नाते झुलस गए थे। अकाल ने ऐसा विकराल रूप लिया था कि अब हर घर में भूख पसरने लगी थी। हर तरफ भूख से तड़पते बच्चे और लोग थे। अब शायद ही राजस्थान का कोई ऐसा इलाका बचा था जो इस भूखमरी की आंधी की चपेट में आया ना हो। रात दिन की भूख ने बच्चे, बुजुर्ग और जवान सबको एकदम कमजोर बना दिया था। बहुत सारे लोगों ने तो इस भयानक भूखमरी में जीते जी दम तोड़ दिया था। इस अकाल की मार ने लोगों की जिंदगी के पहिए कुछ इस कदर जाम कर दिए थे कि लोगों का बस हड्डियों का केवल ढांचा बचा था। उनके शरीर का मांस तो मानो किसी ने खींच लिया हो। एक एक दिन सबके लिए भारी पड़ रहा था। रात दिन सबकी एक ही चिंता, रोटी, पानी, चारे का जुगाड़ कहां से और कैसे करे। कुछ लोगों ने तो एक तरीका निकाला कि एक दिन खाना खाकर एक दिन ऐसे ही रहा जाए। उस समय लोगों के लिए भरपेट खाना तो एक इतिहास की बात बनकर रह गई थी। लोग भूख के मारे पेड़ों की छाल को पीसकर खाने को मजबूर हो गए थे। भूखमरी ने लोगों को सांप, नेवला का शिकार खाने तक को मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि कुछ मनुष्य नरभक्षी हो गए। जिंदा रहने की जिद में उन्होंने वो सब कुछ किया जो करना संभव हो सकता था। भूख की मार कैसी होती है ये कोई भूखा ही जान सकता है। एक किस्सा है छपनिया अकाल का। छपनिया अकाल में एक किसान ने असहनीय भूख से परेशान होकर खेजड़ी की सांगरी के बदले अपनी पत्नी तक को बेच दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी कमर में बंधी न्योली में चांदी के सिक्के थे, पर उनके दूर दराज गाँव में अनाज उपलब्ध नहीं था। नतीजन भूख के मारे दम तोड़ दिया।
जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अकाल की कालिमा गहराती गई। लोगों के शरीर में बहने वाला खून तक सूख गया था। रात दिन भूखा रहने की वजह से लोगों के शरीर इतने कमजोर हो गए थे कि उनके शरीर की हड्डियां साफ साफ गिनी जा सकती थी। चपनिया अकाल के उस दौर में जिंदा रहने के लिए भी हर दिन लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अकाल ने इस हद तक अपने पैर पसार लिए थे कि हर तरफ दिल दहला देने वाला मंजर नजर आ रहा था। राजस्थान और गुजरात की देसी रियासतों में शासन राजाओं के हाथ में था। वहाँ पर इस अकाल ने बहुत ही ज्यादा जमकर तांडव मचाया था। रियासी राजाओं ने शहरों में पीड़ित प्रजा के लिए कुछ राहत कार्य शुरू किए, लेकिन हर गांव-गांव तक ये राहत की मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। अपनी प्रजा के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था करने के चलते कई राजाओं के खजाने खाली हो गए थे और वह भारी कर्ज तले डूब गए थे। यहाँ तक कि राजाओं के आदेशों से सेठों ने भी अपने अनाज के भंडार खोल दिए, लेकिन भूखमरी की इस भयानक त्रासदी के सामने ये सब कुछ काफी नहीं था। इस दौरान साल भर के अंदर भूख और प्यास से लाखों लोगों की मौत हो गई। साल 1899 में भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड कर्जन थे, जिन्हें उसी साल नियुक्त किया गया था और उसी साल इस अकाल में ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन प्रदेशों में अकाल से प्रभावित लोगों के लिए कुछ राहत शिविर खोले गए, पर उनमें लगभग 25% लोगों को ही सीमित राहत मिली। और एक तरफ ऐसा भी था, उस समय कुछ क्रूर शासक दया दिखाने के बजाय मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। भूखमरी में रोटी के बदले मजदूरी करने को लोग मजबूर हो गए। कई जगह मजदूरों को केवल 2 बाजरे की रोटी और 1 प्याज के बदले सेठों और रजवाड़ों ने अपने लिए गढ़ और हवेलियां बनवाई। शहरों की तुलना में इस अकाल ने गांव में ज्यादा कोहराम मचाया था, क्योंकि शहरों में कुछ दानवीर धनवान सेठों ने बावड़ी कुएं खुदवाकर खुद के लिए हवेलियां रोटी के बदले बनवाकर भूख से त्रस्त लोगों की सीमित राहत पहुंचाई। भूखों को चने बांटे गए ताकि उसे चबाकर भूख को दिलासा दे सके, लेकिन ये राहत भी कुछ ही जगह पर और सीमित समय के लिए दी गई। शहरों के आसपास के कुछ गांवों में भी सेठों ने कुएं और जोहड़े खुदवाकर कुछ राहत प्रदान की। इस भयंकर अकाल ने पशुओं तक को भी नहीं बख्शा था। वीरान पड़े वो खेत जिनमें आंधियों के अलावा कुछ नहीं था, जिस वजह से चारे पानी के अभाव में असंख्य मवेशियों ने दम तोड़ दिया था। भूख से तड़प से हजारों पशुओं की जान चली गई। खेतों और गांवों में हर तरफ हड्डियों के ढेर लग गए थे। इतने भीषण अकाल के कारण कुछ लोग अपना सब कुछ घर बार छोड़कर अपने पशुओं को लेकर पलायन को मजबूर हो गए थे। यहाँ से लोग अपने मवेशियों को लेकर पैदल ही मालवा, आगरा और मऊ की ओर रवाना हो गए। मालवा आदिवासी और किसानों के बाहुल्य वाला पश्चिमी मध्य प्रदेश का हरा भरा भूभाग है। बदकिस्मती से मालवा भी छपनिया अकाल की चपेट में आ गया था। उस दौर में कुछ लोग वहां जाकर वहीं बस गए, जिनमें सबसे ज्यादा मारवाड़ के लोग थे। बहुत से परिवार आपस में सदा के लिए बिछड़ गए। बेटे का माँ बाप से बिछड़ जाने की कई मिसालें हैं। छपनिया अकाल ने इतने व्यापक स्तर पर त्रासदी मचाई थी, जिसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक अनुमान के अनुसार इस अकाल से अकेले ब्रिटिश भारत यानी सीधे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा शासित प्रदेशों में 10 लाख लोग भूखमरी और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए थे। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि आंकड़ा 40 से 45 लाख तक पहुंच गया था। उसमें उस समय के रजवाड़ों में इस अकाल की वजह से हुई जनहानि की संख्या शामिल नहीं है। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान के उस समय की रियासतों की जनसंख्या का 25% जनता इस अकाल से मौत की ग्रास बन गई थी। छपनिया अकाल ने हमारे पूर्वजों को कितना दर्द दिया था, इस बात को हम केवल कहानी में ही सुन सकते हैं, क्योंकि तब के हालात और आज के हालात बहुत अलग है। जरा कल्पना करो कि एक पल की रोटी के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए। वैसा मंजर कितना भयानक होगा, लेकिन फिर भी हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी। भूख, प्यास, हारी बीमारी, प्राकृतिक विपदा का सामना हिम्मत से करते थे। उन्होंने अपने मन को समझा लिया था कि जिंदगी में सुख दुख तो आता रहता है, ये भी एक दुख की घड़ी है, गुजर जाएगी। मगर ये दुख की घड़ी लाखों लोगों को अपने साथ ले गई, और वह भी उन लोगों को इतनी बर्बरता से ले गई थी कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर हमारे पूर्वज छपनिया अकाल के दौर में संयम को सारथी बनाकर जिंदगी की गाड़ी को दुर्गम रास्तों से खींच कर लाए। भूख पर नियंत्रण करना सीखा, भूख को सहन करना सीखा, भरपेट खाने की आदत को तो त्याग ही दी, ताकि पिछले साल जो अनाज बचा था उससे ज्यादा दिन तक काम चलाया जा सके। तो दोस्तों, यह था वो भयानक छपनिया अकाल, जिसके बोझ तले लाखों जिंदगी मौत के मुंह में समा गई थी। अब इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।